वेलकम फ्रेंड्स, माय चैनल कंपटीशन एंड ट्रिप क्लासेस में। आज की इस वीडियो में भारतीय अर्थव्यवस्था का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2021 स्पेशल स्पेशल उसी के लिए है। पेट एग्जाम के लिए स्पेशल ये वीडियो बनाई गई है। और ये वीडियो अगर आपने पेट एग्जाम अगर किसी ने क्रैक कर लिया, अगर किसी ने पेट एग्जाम अगर क्रैक कर भी लिया, तो वो अगर मेंस में पहुंचता है, अगर वो मेंस में पहुंचता है तो उसके लिए भी ये वीडियो जो है कारगर हो जाएगी। भारतीय अर्थव्यवस्था का ये वीडियो जो है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये पेट एग्जाम किसी ने क्रैक कर लिया, क्रैक करने तो आप लोग अगर मेरे चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे तो मैं उस समय जब मेंस एग्जाम होगा तब भी अर्थव्यवस्था का जो है पार्ट कराऊंगा। और ठीक है, तो आप लोग अभी मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप लोगों को मेरी जितनी वीडियो मिलेगी वो जो है आप लोगों को मिलती और नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का निचोड़ एक ही भाग में। इसमें क्या है, अर्थव्यवस्था का एक ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न उठाए गए हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी ने जितने भी एग्जाम कराए हैं उसके सारे निचोड़ इस वीडियो में दिए गए हैं। ठीक है, पेट एग्जाम तो पहली बार हो रहा है, लेकिन हाँ, जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम कराई है उसमें के सारे क्वेश्चन जो है आपको इसमें शामिल किए गए होंगे। तो चैनल से जुड़े दोस्तों, और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 1 2 3 4 चारों जो इसका राइट आंसर होगा। सार्वजनिक उपयोगिता का संसाधन प्रदान करना, ये भी सही है। और सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण करना, ये भी सही है। संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, ये भी सही है। समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, ये भी सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनर्विलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो वी केलकर है। ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तो पीली क्रांति ने। कौन सी क्रांति ने? पीली क्रांति ने। ऑप्शन डी जो इसका होगा राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो इसका जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्या ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम और उत्तर प्रदेश। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति की घटक चुनिए। बताइए इसका जो राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1 और 2। क्या 1 और 2 इसका जो है राइट आंसर होगा। इसका 1 और 2 जो है राइट आंसर होगा। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज और सिंचाई, जो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की पंचवर्षीय योजना प्रणाली को किस रूप से अपनाया गया था? उस रूसी नेता का क्या नाम है जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को लागू किया? तो इसका जो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट होगा जोसेफ स्टालिन थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्तमान में भारत का कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना वर्तमान में लागू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? 12वीं पंचवर्षीय, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। ठीक है, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जो इसका राइट आंसर होगा, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। कौन से? पांचवी पंचवर्षीय योजना में। स्पेशल ये जो क्वेश्चन है सिर्फ यूपी ट्रिपल एससी जो कराती है वही क्वेश्चन इसमें जो है आपको दिए गए हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है, बताइए क्या मतलब है मिश्रित अर्थव्यवस्था से? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या मतलब है बताइए? तो इसका है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का अस्तित्व, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों का सा अस्तित्व जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो दोस्तों इसका जो होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ है, आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ है, तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर 1982 में आयात निर्यात बैंक कब 1982 में जो है स्थापित किया गया था। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको यूपी ट्रिपल एससी पेट के टारगेट रखते हुए आपको जो है इतिहास, भूगोल, विज्ञान जितने भी होंगे फास्ट रिवीजन के साथ सभी टॉपिक जो है कराए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई? देखिए बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 1935 में हुई। कब? 1935 में हुई। ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वह कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई? तो वो कौन सी कौन सी प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी है? तो कौन सी बंधन बैंक, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो सिक्किम है। सिक्किम ऐसे एक ऐसा राज्य है जहां पर कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, वाणिज्य बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा 6 बैंकों का। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का जो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? बताइए। जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो वाई रेड्डी। कौन है इसका राइट आंसर? कौन है इसका राइट आंसर? सॉरी दोस्तों, उर्जित आर पटेल। ठीक है, उर्जित आर पटेल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहेंगे उर्जित आर पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया गया है। बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा। कितने? 6। संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार होता है? तो आरबीआई अधिनियम की धारा 7। ठीक है, ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर होगा, आरबीआई अधिनियम की धारा 7 जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आरबीआई की जब स्थापना हुई तब उसका केंद्रीय कार्यालय कहां पर स्थित था? बताइए।
तो उसका जो केंद्रीय कार्यालय था वो कोलकाता था। कहाँ पर? कोलकाता जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आरबीआई की स्थापना की तो इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ पर था? कोलकाता में था। देखिए, और देखिए, भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है? दोस्तों ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों को शिकायतों का समाधान करता है। तो ऑप्शन जो इसका ए के जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? भारत में इसमें कौन सा एक ऐसा बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाए, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ऐसा बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। ठीक है, चलिए, और बाकी जो है जितने रहेंगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होंगे, लेकिन फेडरल बैंक नहीं है। चलिए, भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? मतलब हरित क्रांति के संस्थापक कौन है, ये पूछा गया है, बताइए। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था से जो है टॉपिक बड़ी मुश्किल से ही छूट जाए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसमें कवर करा दिए गए हैं। यूपी ट्रिपल एस पेट के एग्जाम को देखते हुए जितनी भी अर्थव्यवस्था क्वेश्चन है वो इसमें शामिल किए गए हैं। तो बस इसका जो राइट आंसर होगा MS स्वामीनाथन। कौन है? MS स्वामीनाथन। इसका सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन मैच नहीं खाता है, इसका बताइए। तो इसका जो सही मैच नहीं है वो नीली कुक्कुट पालन। तो जो इसका ऑप्शन सी जो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो है सुमेलित नहीं है। बाकी सुनहरी क्रांति उद्यान से, श्वेत क्रांति दूध से और हरित क्रांति कृषि से संबंधित रखती है। लेकिन नीली क्रांति आपको लोग पता ही मछली पालन से संबंध रखती है, मत्स्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया है। तो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूं के उत्पादन में। किसके उत्पादन में? गेहूं के उत्पादन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ऑपरेशन फ्लड द्वितीय का निम्न में से किससे संबंधित? तो किससे संबंधित? ऑप्शन बी से। ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दूध आपूर्ति से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश की थी? दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ICICI बैंक ने। किसने? ICICI बैंकों ने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में सबसे बड़ा बैंक हैगा वो हैगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन सा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के बाद क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया था? भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? भारतीय स्टेट बैंक। जब इससे पहले क्या भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब जब इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तब इसका नाम क्या हो गया? भारतीय स्टेट बैंक हो गया। ठीक है, क्या नाम हो गया? भारतीय स्टेट बैंक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया गया है? तो क्या है? वाणिज्य बैंक। ठीक है, कौन सा? वाणिज्य बैंक। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को USS तक बढ़ाना है। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 60 बिलियन से अधिक। 60 बिलियन से अधिक। देखिए, विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो कौन सा ऐसा पहला राज्य था जो विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला
पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, क्या उत्तराखंड जो है एक ऐसा राज्य था जो विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला पहला राज्य था, वो उत्तराखंड था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से एक नहीं है? कौन है? अनुकूल मंडी। अनुकूल मंडी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन हैं जो कृषि विपणन में शामिल हैं। इनमें से कौन सा ऐसा संगठन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, भारत के कृषि निगम। ठीक है, भारत के कृषि निगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन एग्जाम जो है 5 है, इसकी वजह से रिवीजन फास्ट किया जा रहा है। खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति वर्ष कौन घोषित करता है? कौन घोषित करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को भूगोल, इतिहास और विज्ञान विविध क्वेश्चन भी आप लोगों को कराना जरूरी है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? बताइए, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 14 जनवरी 1965 में। ठीक है, कब हुई थी? 14 जनवरी 1965 में, मतलब ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? बताइए, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है राज्य सरकारों द्वारा। जब भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जाता है? राज्य सरकारों द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा। ठीक है, और कृषि विपणन की आधारभूत संरचना एएमआई कब से प्रारंभ हुआ? तो कब से प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अप्रैल 2014 से प्रारंभ हुई थी। कब से? अप्रैल 2014 से। राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय ई व्यापार संरचना, जो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कृषि में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम को कहा जाता है, बताइए। तो इस कार्यक्रम को कहा जाता है एग्री उड़न। क्या? एग्री उड़न। जो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है। तो कौन सा रखता है? वो पूरा रखता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपको ये भी बताते चलते हैं एक ट्रिक की। अगर आप लोग पेट एग्जाम में कोई इंग्लिश का टॉपिक आ रहा है, अगर पेट एग्जाम में अगर आपको कोई इंग्लिश टॉपिक तो आएगा ही। अगर आपको इंग्लिश कुछ समझ में ना आए, अगर आप कुछ इंग्लिश में कुछ समझ में ना आए, या तो आप ए लगा के आना वहाँ पर, या तो आप ए लगा के आना, या तो अगर ए लगा तो सब में ए ही लगाना। ठीक है, इंग्लिश में अगर आपको कुछ ना आ रहा हो तो, इंग्लिश में अगर आपको कुछ ना आ रहा हो तब ये ट्रिक आजमाना। इंग्लिश में क्या है? ए लगा के आना, या तो बी लगा के आना। ठीक है, या तो बी लगा के आना। क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन मतलब कि अगर क्वेश्चन गलत भी करते हैं तो आपका 4 क्वेश्चन 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, अगर आपका इसमें सिर्फ एक भी सही हो जाएगा तो आप तब भी जो है थोड़ा सा बच सकेंगे। ठीक है, ना आपका घाटा होगा, ना आपका नुकसान होगा, ना आपका फ़ायदा, ना आपका नुकसान होगा, ना आपका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये जरूर करके ना, अगर आप इंग्लिश में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उसमें जो है एक ही ऑप्शन लगा के आना सब में। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन अमृत किस मंत्रालय के अधीन है? तो आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन है। किसके? आवास और शहरी मंत्रालय। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वीडियो सर दोस्तों देखते रहने के लिए अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो अभी नए लोग हैं मेरे पे।
जो लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है? तो ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर है, श्रमिक श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम कम कर रहे हैं। ठीक है, उससे कम काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र एमएसके को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है? तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर होगा 2017 से 2018। ठीक है, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, इसमें क्या है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार प्रधानमंत्री किसान योजना के अनुसार 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली कैबिनेट बैठी गई। ये प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। बताइए, ये इसका क्या, सभी किसानों को प्रतिवर्ष क्या दिया जाएगा? 6,000 रुपये, जो आप लोगों को आती है। ठीक है, सभी किसानों को क्या प्रतिवर्ष 6,000 रुपये जो है आपको किस्त दी जाती है ना, हर 2,000 रुपये करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वस्तु वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई, बताइए कब लागू किया गया था? ये तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जो जीएसटी लगाया गया था, जीएसटी लगाया गया था, वो 1 जुलाई 2017 को लगाया गया था। ठीक है, जीएसटी जो लगाया गया था 1 जुलाई 2017 को। तो ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है? बताइए। तो इसका जो ऑप्शन सी जो इसको 3 घटकों में विभाजित किया गया है। ठीक है, वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी नामक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? सबसे अधिक परसेंट कितना है? बताइए। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 28%। ठीक है, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में किस राज्य सर्वप्रथम जीएसटी की पुष्टि की गई थी? भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर जीएसटी की पुष्टि की गई थी? बताइए। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर, असम में। ठीक है, कहां पर? असम में जीएसटी की पुष्टि की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रालय के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? किसे किया गया था? अमित मित्र को। किसको? अमित मित्र को। अमित मित्र को। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 19 फरवरी 2016 के जीएसटी पर बनी राज्यों के वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष किसे किया गया था? अमित मित्र को। चलिए नेक्स्ट। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी माध्यमों से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा, औद्योगिकरण। ठीक है, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, औद्योगिकरण। भारत के विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बताइए। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जीवी रामकृष्ण जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवी रामकृष्ण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है, बताइए किसकी तरफ? तो वैश्वीकरण की ओर। किसकी ओर है? वैश्वीकरण की ओर। ठीक है, ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। BIFR संबंधित है, बताइए किससे? ऋण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। BIFR किससे संबंधित है? ऋण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से।
भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? तो सन 1991 में अपनाई गई। कब? सन 1991 में अपनाई गई। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा का वर्ष था जब नई नीति अपनाई जाती थी, तो घोषणा वर्ष क्या पूछा गया है, बताइए क्या होगा? इसका ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर होगा 1991। क्या? 1991 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस मंच को दिया गया नाम बताइए क्या है? भारत सरकार ने एक मंच का नाम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उस मंच का नाम क्या है? तो उसको मंच का नाम है ई रकम। क्या नाम है? ई रकम। ई रकम। ई रकम जो उस मंच का नाम है। ठीक है, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया है? तो 1948 में प्रारंभ किया गया है। किस वर्ष? 1948 में प्रारंभ किया गया है। 1948 में। ठीक है, 1948 में इसे प्रारंभ किया गया। अधिक अन्न उपजाऊ अभियान 1948। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया था? बताइए। ई रकम जो था एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए? तो कृषि उत्पाद बेचने के लिए। ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि उत्पाद बेचने के लिए। और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है ये यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ही पूछे गए क्वेश्चन है, जो यूपी ट्रिपल एससी कंडक्ट कराती है एग्जाम। क्योंकि पेट एग्जाम तो पहली बार हो रहा है, तो पेट का तो कोई बैक आएगा नहीं प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन। भारत के सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ? तो कितने प्रतिशत का योगदान प्राप्त हुआ? तो 15.87 का। 15.87 याद रखिएगा, 15.87। ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। और बताते चलें यूपी ट्रिपल एससी पेट स्पेशल उसी के लिए जो वीडियो बनाई जाएगी। और इसके ऊपर जो है अभी जो भारत का इतिहास, विश्व का इतिहास, भूगोल, ये सब जो आप लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, और ये आप लोग अपने चैनल को जो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है मिलती रहे। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही। ओके बाय। और हाँ, ये बताते चलें, अगर किसी विद्यार्थी को भारतीय अर्थव्यवस्था का अगर पीडीएफ चाहिए, तो मेरी टेलीग्राम से जो है डाउनलोड कर सकता है। मैं टेलीग्राम का लिंक जो है अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। और जो है उसका पीडीएफ लिंक भी जो है डाउनलोड लिंक भी जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाना ना भूलें। अगर आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 96 48 92 96 93। ठीक है, 96 48 92 96 93 मेरा जो है नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर अगर मैसेज भी हाल करके भेजें तो मैं इसका जो भारतीय अर्थव्यवस्था का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सएप के ज़रिए भी। ठीक है, तो ये मेरा नंबर है 96 48 92 96 93। इस व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप कहिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था का पीडीएफ तो वहाँ से भी जो है आपको मिल जाएगी। ठीक है।